हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो आज ये उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो हम देखने वाले हैं, जो कि है यूथ बुक के पब्लिकेशन से लिया गया है। ठीक है, तो इसका पहला दूसरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, वो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। इसमें फुल क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। डीआई का जो 10 क्वेश्चन है उसको भी हम इसमें जो है विस्तृत व्याख्या सहित बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें करिए और फिर इसके बाद इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से सही मिलान दिया गया है। आर्य आक्रमण का सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया, या फिर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट का सिद्धांत जो है सरीन रत्नाकर ने दिया, या फिर शुष्क पर्यावरण का आगमन गुरदीप सिंह के द्वारा। अब इसमें तीन जो है मिलान, चौथा भी है इसमें बाढ़ का सिद्धांत जो कि बीबी लाल के द्वारा प्रतिपादित। तो ये चारों मिलान में कौन कौन सा बताना है कि सही मिलान है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पहला जो दिया गया आर्य आक्रमण का सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर के द्वारा प्रतिपादित है, तो ये तो सही है। ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा ही दिया गया था। इसके अलावा अगर हम दूसरा की बात करें, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट, तो सीरीन रत्नाकर ने दिया गया था। ठीक है, शुष्क पर्यावरण का आगमन जो है गुरदीप सिंह के द्वारा प्रतिपादित है, तीनों सही है। बाढ़ का सिद्धांत जो है बीबी लाल के द्वारा नहीं दिया गया, तो चौथा हो जाएगा गलत। तो पहला दूसरा तीसरा सही है। यहाँ पे आंसर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट है। बाढ़ का सिद्धांत जो है, नाम याद रखना, एम आर साहनी के द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो ये नाम याद रखना जो बाढ़ के सिद्धांत से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया कि किस प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और महमूद अब्दुल समद, ठीक है, दो प्रसिद्ध चित्रकार के नाम है। इन्होंने किस मुगल शासक में संरक्षण इनको मिला था, ये बात बताना है। ठीक है, इनको किस मुगल शासक के द्वारा संरक्षण दिया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। और अकबर कालीन अन्य प्रमुख चित्रकार में नाम याद रखिएगा, मीर सैयद अली। ठीक है, मीर सैयद अली, ये भी अकबर के ही दरबार में थे, जो कि चित्रकार थे। एक थे दसवंत बसावन, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी जो है अकबर के ही चित्रकार थे, अकबर के दरबार में रहते। तो अकबर कालीन ये इतने सारे चित्रकार थे जो इनके संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है। ठीक है, 1857 की क्रांति पर जो लिखित पुस्तक है मार्क्स और एंजल्स द्वारा, उस पुस्तक का नाम क्या है। तो उस पुस्तक का नाम इनमें से क्या हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन से द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बताना, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कथन से रिलेटेड कथन से क्वेश्चन बनेंगे जरूर। तो यहाँ पे साइमन कमीशन के संबंध में बताना है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि कमीशन में 5 सदस्य थे, या फिर कमीशन में 7, मतलब पहला दिया है कमीशन में 5 सदस्य, दूसरा दिया गया है कथन की कमीशन में 7 सदस्य। अब इनमें से एक तो गलत है, अब जो पढ़ा होगा वो ही जान पाएगा। तो साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल सदस्य संख्या यहाँ पे 7 थे, तो पहला तो गलत हो जाएगा। लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन दिया था क्या, तो लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का जो है समर्थन इन्होंने नहीं किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा गलत है। हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदू महासभा के द्वारा कमीशन का विरोध किया, तो इसमें 2 गलत हो गए, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 1 और 3। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी, 7 थी। और जिसे साइमन आयोग का 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह इसे कहा जाता है, इसका गठन कब हुआ था, तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। और 1927 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मत से साइमन कमीशन के जो है बहिष्कार का फैसला लिया गया, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था, इसीलिए जो इसको बहिष्कार किया गया। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी ने 1941 में
गौर अच्छा मंडल का गठन किया। गौर अच्छा मंडल का गठन 1941 में किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो आंसर इसका क्या सही है? तो सी ऑप्शन सही है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा गठित किया गया। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा गठित किया गया। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अधिवक्ता नहीं थे? इनमें से कौन सा एक थे जो संविधान सभा के प्रारूप की समिति में अधिवक्ता नहीं थे? तो के एम मुंशी थे, ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर एक थे, एन गोपाला स्वामी अय्यर भी थे, लेकिन यहाँ पे टी कृष्णामाचारी नहीं थे। तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी थे, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में टोटल 6 सदस्य थे। अब 6 सदस्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। एन गोपाला स्वामी अय्यर, आह्लाद कृष्णा स्वामी, ठीक है, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे। इसके अलावा डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी साहब। लेकिन टी कृष्णामाचारी जो थे ये पेशे से अधिवक्ता नहीं थे, ये थे लेकिन क्या थे? ये पेशे से अधिवक्ता। यहाँ पे देखिए अधिवक्ता पूछा गया, तो यहाँ पे टी कृष्णामाचारी कौन थे? तो ये एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। टी कृष्णामाचारी क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। बाकी के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, ये सभी क्या थे? मोहम्मद सादुल्ला खां और एन माधवराव, ये सभी जो थे ये सभी क्या थे? अधिवक्ता थे। टीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें जो है प्रारूप समिति में सम्मिलित किया गया था। इसके पहले थे डीपी खेतान, उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जगह पे इन्हें जो है लाया गया था, शामिल किया गया था। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, टी कृष्णामाचारी थे लेकिन वो अर्थशास्त्री थे, ना कि एक अधिवक्ता, एडवोकेट थे, वकील थे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान, भारत का संविधान कहा जा सकेगा, मतलब किस अनुच्छेद में ये उल्लिखित है बात? तो ये कहा गया आर्टिकल 393 में। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? भारत का संविधान कहा जा सकेगा। अनुच्छेद 101 की बात करेंगे तो स्थानों का रिक्त होना, इसमें स्थानों का रिक्त होने से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग से रिलेटेड है। वित्त आयोग किसमें है? अनुच्छेद 280 में दिया गया इसकी बातें। अनुच्छेद 390 में क्या है? तो निरसित से रिलेटेड चीज, निरसित। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? अगर भारत में कोई ब्रिटिश नागरिक रह रहा है तो उसको कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होगा? व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये सभी तो प्राप्त होगा। ए पार्ट जो दिया गया है व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, तो ये उसको प्राप्त नहीं होगा जो भारत में रह रहा है और अन्य कहीं का नागरिक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे मूल अधिकार की तो भाग 3 में ये बात वर्णन किया गया है। कितने अनुच्छेद? 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक कुल 6 मूल अधिकार है टोटल। ठीक है, इसमें कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए है जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी लोग हों या जैसे परिषद हो गए, कंपनी, इन सभी के लिए। सिर्फ भारतीय के लिए अगर हम देखें तो आता उसमें धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, यानी अनुच्छेद 15 की बात कर रहा है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यह अनुच्छेद 16 के भी बात कर रहा है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन और निर्बाध विचरण तथा निवास और संघ बनाने एवं व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में ये बातें कही गई हैं। और अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी स्वतंत्रता दिया गया, अनुच्छेद 29 के तहत। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करा, अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। तो यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? ये कौन प्रमाणित करेगा, ये बताना। तो ये प्रमाणित किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अनुच्छेद 110 के 3 में अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय जो है अंतिम होगा। यही जो कहेंगे उसी को मान्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से संबंधित है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ये 312 जो अनुच्छेद है ये क्या है? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से रिलेटेड है। तो आंसर यहाँ पे इसका ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करेंगे तो ये
दक्षिण पश्चिम जर्मनी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम जर्मनी के बादेन वुर्टेम्बर्ग में स्थित है। इसके दक्षिण और पश्चिम सीमाओं पर राइन घाटी स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, राइन घाटी। और अगर हम बात करेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो फेल्डबर्ग, याद रखिएगा, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है फेल्डबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? कोलार नर्मदा की सहायक नदी है क्या? दूधगंगा गंगा की सहायक नदी है, पेनगंगा कृष्णा की सहायक है, मालप्रभा गोदावरी की सहायक, इनमें से कौन सा सही है? सही वाला कथन की बात करेंगे तो ए ऑप्शन सही है, सिर्फ कोलार जो है वो नर्मदा की सहायक नदी, बाकी सारे गलत है। नर्मदा जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़े पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में तथा सतपुड़ा के उत्तर में जो स्थित एक दरार घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ जो दाएं तरफ से मिलती हैं उसमें आपका एक आ जाता है वरना नदी। ठीक है, इसके अलावा आप कोलार जो इसमें दिया गया कोलार नदी, और एक है हिरन नदी, एक है वान नदी। तो ये 3-4 नदियों के नाम याद रखें जो नर्मदा की सहायक नदी हैं। दूध गंगा जो दिया ये किसकी सहायक है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है दूध गंगा। ठीक है, कृष्णा की अन्य सहायक नदियों में तुंगभद्रा नदी है, कोयना नदी, मूसी नदी, पंचगंगा, मालप्रभा। मालप्रभा भी जो है किसकी है? ये कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, मालप्रभा किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। मालप्रभा भी कृष्णा की सहायक नदी हो गई। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदियों में अगर हम बात करेंगे तो गोदावरी की सहायक नदी में पूर्णा नदी आती है। ठीक है, वेनगंगा आ जाती है, पेनगंगा हो गई। ये पेनगंगा जो है किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती, ये सब गोदावरी नदियों की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाडीला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला की खान, बैलाडीला की खान जो है लौह अयस्क की खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहाँ पर पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? ठीक है, धान का कटोरा यहाँ पे किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो धान का कटोरा, इसमें से कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है ये धान का कटोरा जाना जाता है। ठीक है, धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है धान का कटोरा। धान, क्योंकि यहाँ पे धान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये किस राज्य की अगर बात करेगा तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित तो महाद्वीपों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करना है। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी दिया गया है। अब इनमें अवरोही क्रम में हमें इसको जो है व्यवस्थित करके भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको जो है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि में इसको बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा इसमें दक्षिण अमेरिका आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अंटार्कटिका आ जाता है, फिर इसके बाद आ जाता है आपका यूरोप, फिर आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? 1 4 2 3, 1 4 2 3। ठीक है, यानी कि 1 1 1 4 2 3 इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे तो कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। एक क्रम देख लीजिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, इससे छोटा फिर आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है? तीसरे नंबर पर आ जाता है उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाता है। चौथे नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर पर कौन सा महाद्वीप है? तो अंटार्कटिका आ जाता है। अंटार्कटिका ये 5वें नंबर का महाद्वीप है। फिर इसके बाद 6वें नंबर पर अगर देखा जाए तो 6वां है यूरोप महाद्वीप, और सबसे छोटा जो 7वां महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार इनका क्रम है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहा है? ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग किस ऊर्जा के क्षेत्र में होता है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में होता है क्या? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में होता है क्या? बैटरी तकनीक में होता है क्या? या फिर उपरोक्त सभी में होता है? तो उपरोक्त सभी में होता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं में स्पोर निर्माण किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं में स्पोर निर्माण फिर बात करेंगे बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम में होता है क्या? तो बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए एंडोस्पोर बनाते हैं। तो स्पोर का निर्माण इन्हीं दोनों में होता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, टी प्लाज्मिड किससे संबंधित है? टी प्लाज्मिड जो है किससे संबंधित है? टी प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसको कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है, इंड्यूसिंग ये होता है टी या टी आई, ये है प्लाज्मिड। तो ये टी प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड जो है ये किससे संबंधित है? तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक जो ये बैक्टीरिया है इसमें पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही काल अनुक्रम क्या है? अब देखिए साइट दिया गया है, साइट मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जिसका संचालन नासा और इसरो के द्वारा 1975 में किया गया। अब इनका डेट याद रखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एप्पल की, एप्पल क्या है? तो एप्पल का फुल फॉर्म है एरियन, ठीक है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये कब शुरुआत हुआ? ये 1981 में शुरू हुआ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आईजीएमडी की, आईजीएमडी मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट जो है डीआरडीओ ने 1983 में किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है। एक है स्टेप सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट जो कि ये आया था 1977 में। तो अब जब आपको ये डेट मालूम होगा तभी आप जो इसका क्रम लगा पाएंगे। यहाँ पे इसके अनुसार सबसे पहले जो आया 1975 में साइट शुरू हुई, फिर इसके बाद आया स्टेप यानी कि 1977 में, इसके बाद फिर आया एप्पल 1981 में, फिर आईजीएमडी की शुरुआत हुआ जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, प्रारंभ किया था 1983 में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का 100वां स्पेस मिशन कहाँ से सितंबर 2012 में छोड़ा गया था? ठीक है, अभी 2012 में। अब इस तरीके से 50वां 100वां इस तरीके से एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान में रखना है थोड़ी सी, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता? पशुपालन क्या अंशदान देता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में? इसके अलावा अगर दिया गया है कुटीर उद्योग, निजी धन उधार देने का प्रचलन, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। तो इसमें से आप समझ पा रहे होंगे सिर्फ सी ही पार्ट ऐसा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये अंशदान इसका कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार भारत में अगर हम देखेंगे तो जहाँ 1 हेक्टेयर से कम जो भूमि होती है उसको सीमांत कृषि जोत भूमि कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। सीमांत जोत क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत जोत कहलाते हैं। इसके अलावा एक लघु जोत होता है। लघु जोत की बात करेंगे तो 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच जो होते हैं उन्हें लघु जोत कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अर्ध मध्यम जोत 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक होते हैं, उन्हें अर्ध मध्यम जोत कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मध्यम जोत जो आते हैं वो 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के मध्य होते हैं, उन्हें मध्यम जोत कहा जाता है। और बृहद जोत होता है जो 10 हेक्टेयर से और इससे अधिक में होता है, उन्हें जो है बृहद जोत कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास उत्तर उद्यम सर्वाधिक हैं, कहाँ पर हैं? तो यहाँ पे दिया गया है कि आधारिक संरचना के उद्योगों में है या फिर उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में या फिर बुनियादी उद्योगों में। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन सही है इससे संदर्भ में बताना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आधारिक संरचना के उद्योगों में है, इसके अलावा बुनियादी उद्योगों में है, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, जब भारतीय रिजर्व नकदी रिजर्व के अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका जो है तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, मीन मतलब क्या है, ठीक है। जब भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई नकदी रिजर्व के अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है। पहला उसमें आ जाता है बैंक दर नीति करके द्वारा, खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा, बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, ठीक है, चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा नैतिक प्रभाव के नीति द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी।
ठीक है। जब रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात यानी CRR जिसको कहते हैं, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो जो है, इसमें अगर वृद्धि करता है तो वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं उनको अपनी कुल जमा का अधिक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। तो उस स्थिति में कॉमर्शियल बैंक के पास उधार देने के लिए बहुत कम मुद्रा बचती है। तो ये एक इसका फायदा होता है, या इसका तात्पर्य होता है, अर्थ होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है वैश्वीकरण में? वैश्वीकरण में अगर हम बात करेंगे, आयात शुल्कों में कटौती, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र को इक्विटी का विनिवेश। अब यहाँ पे वैश्वीकरण की बात करें तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं होता? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र को इक्विटी का निवेश, विनिवेश जो होता है, ये सम्मिलित नहीं होता। वैश्वीकरण का आशय किसी देश के द्वारा अपने बाजार को सभी के लिए खोल देना, उसको कहा जाता है वैश्वीकरण कर देना। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति कौन सी होगी? इसमें महासागर धाराएं होती हैं क्या, या फिर वायु दाब में अंतर होता है क्या, या फिर इसके अलावा दो ऑप्शन और हैं, पृथ्वी की घूर्णन या फिर सौर विकिरण होता है। तो जल चक्र की बात करेंगे तो इसमें सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण का सबसे बड़ा हाथ। पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे जल की निरंतर गति को दर्शाता है जल चक्र। यह जल चक्र के वितरण और पुनर्चक्रण का सुनिश्चित करता है, जिससे यह विभिन्न रूपों के पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। जल चक्र में 4 प्रमुख चरण होते हैं। पहला उसमें वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, फिर वर्षण होगा, फिर संग्रहण होगा। तो इस प्रकार होता है। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप आलय, ठीक है, एक सुविधा है। फाइटोट्रॉन जो है किस प्रकार की एक सुविधा है, ये बताना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी ऑप्शन सही है। नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए उसको कहा जाता है फाइटोट्रॉन, मतलब कि नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाना। इसके लिए पादपालय यानी कि फाइटोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1997 में राष्ट्रीय फाइटोट्रॉन सुविधा की स्थापना की थी। ठीक है, यह नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों की जीवित प्रतिक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन तथा ग्रीन हाउस गैसों के संभावित प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ये देश में अपनी तरह की पहली सुविधा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 यानी साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश 7 का सदस्य है, ये बताना। अब दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान जो दिया गया है, ठीक है, ये क्या है? ये 7 यानी साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क है, इसका सदस्य देश है। 7 क्या है? एक अंतर क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच वन्य जीव संरक्षण और अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ कानून प्रवर्तन को जो है मजबूत करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे अगर सदस्य देश की बात करेंगे तो इसमें बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश के अलावा इसमें कौन कौन से देश आता है? तो भूटान है, भारत है, ठीक है, मालदीव है, इसके अलावा इसमें नेपाल आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, ठीक है, श्रीलंका आ जाता है, इसके अलावा अफगानिस्तान और तुर्की भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, यानी कि बताना यहाँ पे जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या फिर शस्य परागण। यहाँ पर हमें बताना। अगर हम बात करें जैव विविधता में, तो जैव विविधता में मानव निर्माण मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, शस्य परागण और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बना हुआ। तो इसमें इसी प्रकार ये चारों कथन बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगले प्रश्न में मिलान करना है। एरिया दिया गया है और अनुमानित योग्य शोर स्तर दिया गया है डेसिबल में और इस तरीके से। ठीक है, तो शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र दिया गया, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र, कहाँ पर कितना जो है शोर होना चाहिए, कितने डेसिबल में शोर होना चाहिए। जैसे आवासीय अगर क्षेत्र है तो आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल से शोर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शांत क्षेत्र है तो शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र है तो औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 70 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार इसके कुछ मानक हैं। यहाँ पे इस तरीके मिलान करने को आ जाता है। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो सी आंसर यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, कारण स्वरूप और विशेषता आधार पर सूखा किस प्रकार के आपदा के
अंतर्गत जो है आता है? तो ये आता है वायुमंडलीय, वायुमंडलीय के अंतर्गत आता है, वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य स्तर पर एनडीआरएफ किसके साथ समन्वय करता है? राज्य स्तर, एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एक राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रतिक्रिया बल है। और ये जो है राज्य स्तर पर जो है एसडीएमए व राज्य प्रशासन के साथ जो है क्या करता है, समन्वय करता है। ठीक है, एसडीएमए मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और राज्य प्रशासन। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? यहाँ पे अगर हम देखें तो गुजरात का कच्छ हो गया, क्या कर्नाटक का पठार हो गया, डेल्टा गंगा का मैदान, गंगा डेल्टा का मैदान, अरावली की पहाड़ियाँ। सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र इनमें से अगर हम देखें तो कुछ कच्छ है, गुजरात का कच्छ। ठीक है, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम प्रवस्थाओं का सही क्रम है? इनमें से जैविक अनुक्रम निम्नलिखित प्रस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला उसमें प्रवास होता है, फिर आस्थापन होता है, फिर प्रतिक्रिया होती है, फिर स्थिरीकरण होता है। तो इस प्रकार आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ये निम्नलिखित में से क्या है? ये तो फ्लाइंग फॉक्स की अगर बात करेंगे तो ये इसको चमगादड़ को कहा जाता है। किसको कहते हैं? चमगादड़ को। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी इसको जाना जाता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्पर कैस 9 निम्न तकनीक का मुख्य उपयोग किसमें होता है? क्रिस्पर कैस 9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से जीन एडिटिंग में होता है। जीन एडिटिंग में होता है, ए पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में शून्य की अवधारणा जो है किसने विकसित की है? सभी को पता होगा, यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन सही है, आर्यभट्ट ने विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वासेनार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? वासेनार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अगला बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है द्विउपयोगी वस्तुओं और तकनीकों के निर्यात पर जो है नियंत्रण करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये क्या है? इसे इसरो का जो है मुख्य लॉन्चर सेंटर माना जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो अपने भारत का, यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम किसने विकसित किया? भारत की पहली स्वदेशी एंटी ड्रोन विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी? तो ये हुआ है जो केरल के राज्य में बदला गया है। केरल के नाम में अब बदला गया। कब बदला गया? 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया। क्या कर दिया? अब केरलम हो गया। ठीक है, केरलम। तो ये अब इसका नाम हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम की स्वर्ण जयंती फरवरी 2026 में मनाई? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो था बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, जो कि 9 फरवरी 2026 को इसकी जो है स्वर्ण जयंती यानी कि 50वीं वर्ष गांठ, 50वीं वर्ष बनाया गया। ये 1976 में पास हुआ था। ठीक है, सबसे पहले। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, COO जारी करने है तो एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो संस्था है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA संस्था है, जिसने फरवरी 2026 में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी औषधीय पौधों के लिए, खेती वाले औषधीय पौधों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस पहल को शहर बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दिया है? तो ये किया गया है अर्बन चैलेंज फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 20। तो इस प्रकार ये दोनों सही हो जाएगा, इन दोनों को जो है मंजूरी प्रदान किया गया। ठीक है, अर्बन चैलेंज फंड जो है इसे वित्तीय वर्ष 2026 से लेकर 2031 तक, ठीक है, 2026 से लेकर 2031 तक संचालित किया जाएगा। अर्बन
चैलेंज फंड को। इसके तहत 25% लागत केंद्र वहन करेगा और 50% बाजार स्रोत से जुटाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा क्षेत्र के किस सार्वजनिक उपक्रम को मिनी रत्न यानी श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया? कौन सा इसमें से रक्षा क्षेत्र है, सार्वजनिक उपक्रम है जिसको मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया? तो वो है YIL यानी यंत्र इंडिया लिमिटेड। इसको फरवरी 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 से लेकर 50 तक आपको पाई चार्ट दिया गया, उसका अध्ययन करना, फिर उसके बाद उसका उत्तर देना है। पाई चार्ट जो है विभिन्न दैनिक गतिविधियों में लगने वाले घंटों की संख्या को दर्शाता है। एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। अब यहाँ पे पाई चार्ट जो दिया गया इस प्रकार कुछ दिया गया। ठीक है, चलिए इसमें हम स्पेस लेते हैं तभी इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, चलिए तो सबसे पहले हम पाई चार्ट को ही समझ लेते हैं, चीज़ें क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इसमें बेसिकली चीज़ें जो दी गई हैं, पहला तो ये दिया गया स्पोर्ट 3 मतलब 3 घंटा स्पोर्ट के लिए दिया गया। फिर है स्लीप यानी सोने के लिए जो है 8 घंटा यहाँ पे दिया गया। ये दिया गया है होमवर्क जो दिया गया है, होमवर्क है 4 घंटा। ठीक है, होमवर्क कितना है? 4 घंटा। इसके बाद इसमें आपका आ जाता है ये स्कूल के लिए 7 घंटा, और फिर ये आता है अन्य, आ जाता है अन्य के लिए 4 घंटा। आप देखिए जोड़िए अगर सभी को तो 3 4 7 7 14 और 8 4 12 22। ये वर्क होम जो है ये 2 घंटा ही है मात्र। ठीक है, तो इस प्रकार ये दिया गया है। माफ करिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है अन्य में ये 2 घंटा है और ये 4 ही घंटा है। ठीक है, आप जोड़िए तो 8 4 12 5 17 और 7 24। अब इस तरीके से दिया गया है ये चीज़ें, माने कि अब हम यहाँ इसको हम इस तरीके से इसमें लिख लेते हैं पाई चार्ट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे दिया गया है स्लीप के लिए 8 घंटा दिया गया है, स्पोर्ट दिया गया है, स्पोर्ट के लिए 3 घंटा, स्कूल दिया गया है 7 घंटा। ठीक है, होमवर्क दिया गया है, होमवर्क के लिए इसमें निकाला गया है 4 घंटा, और अन्य दिया गया है, इसमें अन्य को 2 घंटे दिए गए। इस प्रकार टोटल ये 24 घंटे आ जाते हैं आपके। यही पाई चार्ट में दिया गया है, घंटे में दिया गया है। अब हम सवाल देखते हैं। चलिए 46 नंबर सवाल देखते हैं। इस तरीके से दिया गया है 46 नंबर सवाल क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हमें निकालना क्या है, दिया गया दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है। तो दिन का और किसका पूछा गया है? स्कूल का। तो स्कूल और अन्य गतिविधियां ये दोनों पूछा गया है। तो इन दोनों में कितना है? 7 घंटा स्कूल में बिताते हैं, 2 घंटा अन्य। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा? ये 9। तो 9 घंटा बिताया जाता है टोटल। तो अब इन दोनों को मिलाकर कितना घंटा हो जाएगा? तो अगर हमें टाइम निकालना है इसके लिए तो अभीष्ट समय कितना टोटल है? 24 घंटा। तो 24 में से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 9/24। 9/24 मतलब 3/8। तो 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3/8 जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो यही ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, यही पूछा गया था। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सोने यानी स्लीप से संबंधित केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करिए। अब जब कोई पाई चार्ट दिया होता है तो उसका डिग्री जो कितना होता है? 360 डिग्री होता है पूरा। अब 360 डिग्री जो दिया गया है 24 घंटे के बराबर में, तो इसे बांट दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पर किसका निकालना है? सोने का, यानी कि स्लीप। सोने का जो 8 घंटा दिया गया, 8 घंटा को हमें डिग्री में कम करना है। तो चूंकि यहाँ पे 24 घंटा बराबर 360 डिग्री दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पे 1 घंटा निकलते हैं तो 360/24 हो जाएगा। तो 1 घंटा किसके मान के बराबर आ जाएगा? तो ये 15 के डिग्री के मान के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो केंद्रीय कोण निकालना है, कितने निकालना है? 8 घंटा के लिए निकालना। तो 15 × 8 कर देंगे तो 15 8 120 डिग्री हो जाएगा। यही हमें निकालना था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप सभी का निकाल सकते हैं, चाहे स्लीप का पूछे या फिर पूछ ले स्पोर्ट का, तो 3 है।
तो 15 गुणे 3 कर दिए, 45 डिग्री हो जाएगा। या फिर पूछे स्कूल का तो 7 है तो 15 गुणे 7 कर दीजिए, ठीक है, 135 हो जाएगा। या फिर पूछे 105, माफ करिए 105 हो जाएगा। या फिर पूछिए अगर पूछे कि होमवर्क का कितना होगा डिग्री में, तो 15 गुणे 4 कर दीजिए, 15 चौके 60 हो जाएगा। और या फिर अन्य की पूछे कितने डिग्री हो जाएगा, तो 2 गुणे 15 कर दिए, 30 डिग्री इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार अब यहाँ से हम सभी किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है। 48 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया, ठीक है, देखिए 48 में दिया गया कि एक दिन में खेल कूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए खेल कूद पर कितना समय लग रहा है, तो स्पोर्ट पर 3 घंटे का समय लग रहा है, कुल समय 24 है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो 3 को 24 से डिवाइड कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम भाग करें 3/24, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12.5% आ जाएगा, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही करना था। अगला क्वेश्चन 49 भाई कि यदि कोई छात्र अन्य गतिविधियों के लिए 2 घंटे के बजाय 4 घंटे समर्पित करता है, यानी कि जो अन्य गतिविधि है 2 घंटे बजाय इसमें बता रहा है कि 4 घंटा लेता है। स्कूल और खेल कूद के गतिविधियों में 1 घंटा कम करें, स्कूल में 1 घंटा कम करें तो 6 हो जाएगा, खेल कूद में स्पोर्ट में कम करें 2 हो जाएगा। तो स्कूल के घंटों में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई ये बताना है। अब स्कूल पर अगर हम बात करेंगे पहले कितने घंटों बिताते थे, तो 7 घंटा। अब इसके बाद 1 घंटा जब घटा दें तो 6 घंटा बिताएंगे, तो जितना कमी कितना होगा, तो 7 - 6 यानी 1 घंटे की कमी होगी। कितने पर, 7 पर कमी होगी, 100 कर देंगे तो हमारा ये परसेंटेज निकल आएगा। 1/7 गुणे 100, इसको डिवाइड करिएगा 7 से 100 से, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 14.28%, मैंने 14% के आसपास आ जाएगा। यही हमें पूछा गया था, यही निकालना था, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि एक दिन में खेल, अन्य और स्कूल पर बिताए गए समय तथा सोने, खेल तथा गृह कार्य पर बिताए गए समय का अनुपात पूछा गया है। अब देखिए खेल, अन्य और स्कूल, खेल, अन्य और स्कूल, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल, तो 3 + 7 + 2, ये टोटल अगर समय की बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। इसके बाद कह रहा है कि सोने, खेल और गृह कार्य, तो सोना मतलब कि स्लीप यानी कि 8, और गृह कार्य 4, सोने और खेल मतलब 3, इसमें भी जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 × 4 = 12, 3 × 15 हो जाएगा। इन दोनों का अभिष्ट अनुपात तो 12:15 हो जाएगा, यानी कि 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 4:5 आ जाएगा। 4:5 यहाँ पे आंसर बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपका जो है चार्ट दिया गया है, बार चार्ट, ठीक है, बार ग्राफ दिया गया, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अब 51 से लेकर 55 तक का क्वेश्चन हमें इसी से निकालना है। यहाँ पे चार्ट को पढ़िए। 1 माह के दौरान 4 अलग अलग शहरों में किसी व्यक्ति द्वारा भोजन, किराया, कपड़ा और फिल्म पर किए गए औसत व्यय दर्शाया गया है। मतलब ये जो 4 आपको इसमें डंडी खड़ी दिखाई दे रही है, एक तो ये हो गया, ये कि ये हो गया, ये कि ये हो गया, ये कि ये हो गया। इन चारों में क्या है, पहला भोजन है, दूसरा किराया, तीसरा कपड़ा, चौथा फिल्म है। इस पर जो है औसत व्यय जो आपने किया हुआ है उसको दिखाया गया है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में। अब इसी से सवाल बनेंगे, चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि किस शहर में 1 महीने के दौरान जो है व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय अधिकतम है। ये सवाल पहला है, किस शहर में। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, किस शहर में 1 महीने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय अधिकतम है, तो व्यय को हम निकालेंगे, सभी के व्यय को निकालेंगे कि कौन से शहर में सबसे ज़्यादा व्यय किया गया। तो दिल्ली शहर की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली शहर, तो दिल्ली शहर में देखिए कितना 4 प्रकार के व्यय में 4500 व्यय हुआ, ठीक है। इसके अलावा 65-20 व्यय हुआ, फिर 35-20, फिर 15-20 व्यय हुआ। तो इतना सारा व्यय हुआ, तो इसको हम जोड़ते हैं। सबसे पहले 4500 + 65-20 + 35-20, ठीक है, 35-20 और प्लस 15-20, इस तरीके से व्यय दिल्ली शहर में हुआ एक व्यक्ति के द्वारा। अब ये टोटल अगर हम जोड़े हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाता है 1660 ये आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम चंडीगढ़ का निकालते हैं अगला, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन में दिए गए हम उसी का निकालेंगे, ठीक है। तो चंडीगढ़ का निकाल लेते हैं। चंडीगढ़ में कितना व्यय किया गया, तो चंडीगढ़ वाला ये है, ठीक है। एक में 65-25, फिर
11,228, फिर 38,54, इसके बाद फिर 2,000 का व्यय किया गया। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका जैसे 65,25 प्लस 11,228 प्लस 38,54 प्लस 2,000, इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 23,607 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जो दिया गया चेन्नई, चेन्नई का अगर हम याद करते हैं चेन्नई में, तो चेन्नई में इसी प्रकार ये देखिए तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 32,25 दिया गया है। इसके बाद दिया गया 9,875, फिर 62, 21, फिर 20,50, इन सभी को जोड़ेंगे तो चेन्नई का आपका आ जाएगा बराबर 21,371। और इसी प्रकार चेन्नई के बाद मुंबई, मुंबई का आप जब जोड़िएगा तो 5,000 दिया गया है, इसके बाद 95,100 दिया गया है, फिर 74,25, फिर 25,50, इन सभी को जोड़िएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 24,475। अब इन सभी में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यय किस में किया गया है, तो यहाँ पे 16,000 है दिल्ली में, चंडीगढ़ में 23,000 है, चेन्नई में 21,000 है, और मुंबई में 24,475। तो इनमें सबसे ज़्यादा अगर देख पा रहे होंगे तो मुंबई में सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है, तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही निकालना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 52 नंबर क्वेश्चन, किसी शहर में किसी एक माह के दौरान, किस शहर में किसी एक माह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अधिकतम और न्यूनतम व्यय का अंतर सर्वाधिक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी शहरों का जो जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, इन चारों शहरों का हमें अधिकतम और न्यूनतम व्यय का अंतर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे पाई चार्ट ही ले लेते हैं, उठा लेते हैं इस प्रकार। तो सबसे पहले पूछा गया दिल्ली शहर में, दिल्ली शहर में सबसे अधिकतम व्यय कितना किया गया है, तो 65,20, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो 65,20 है ये सबसे अधिकतम व्यय किया गया है, और सबसे न्यूनतम इसी दिल्ली शहर में 15,20, ये वाला किया गया है 15,20। तो इनको घटाते हैं अगर तो 5,000 का डिफरेंस आता है दोनों में। इसी प्रकार अगला जो ऑप्शन में दिया गया था चंडीगढ़, चंडीगढ़ का देखा सबसे अधिकतम व्यय जो है कितना है, तो इसमें है 11,228 माइनस सबसे न्यूनतम व्यय जो है कितना है 2,000, तो इनमें अगर हम घटाएंगे तो 9,228 आ जाता है। इसी प्रकार चेन्नई के अगर हम अधिकतम और न्यूनतम देखते हैं तो चेन्नई में अधिकतम है 9,875 और माइनस 2,050 इसका न्यूनतम है, इनको घटाएंगे तो 7,825 आ जाता है। और इसी प्रकार मुंबई की अगर बात करते हैं तो मुंबई में सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है 9,500 और सबसे कम खर्चा किया गया है 25,50, यानी कि अगर डिफरेंस लें तो डिफरेंस इसका आ जाएगा 69,50। अब यहाँ पे देखें तो शहर जो चंडीगढ़, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है व्यय का अंतर है सर्वाधिक है चंडीगढ़ में, क्योंकि 9,228 आता है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या सही है, 9,228 जो आता है, तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 में। अगला क्वेश्चन, सभी 4 शहरों में कुल मिलाकर कपड़ों पर किया गया व्यय किराए पर किए गए कुल व्यय के कितने लगभग प्रतिशत के बराबर है। तो 4 शहरों में कपड़ों पर कौन सा व्यय किया गया, कपड़ा कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर में दिल्ली में किया गया 35,20, यहाँ पे 74,25, यहाँ पे 62,21, यहाँ पे 35,54, 38,54, इस प्रकार व्यय किया गया। और किराए पर किया गया व्यय, तो किराया यहाँ पर आता है कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर। तो दूसरा नंबर यहाँ पे 65,20, 95,100, यहाँ पे 38,50 और यहाँ पे दूसरे नंबर 11,228, इस प्रकार आता है। इनको हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अनुसार, जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया 53 में जो क्वेश्चन पूछा गया, तो चारों शहरों को मिलाकर कपड़ों पर किया गया व्यय, तो चारों शहरों को मिलाकर कपड़ों पर कुल व्यय कितना हुआ, तो आप जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21,020। और चारों शहरों पर मिलाकर किराए पर कुल व्यय कितना है, तो उसको जोड़ेंगे तो 37,123 आ जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे, इसमें से परसेंटेज निकालना है, किस पर निकालना है, तो किराए पर किए गए कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर, तो किराया पर किया गया कुल व्यय कितना हुआ है, 21,220। तो पूछा गया था कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर, तो 37,123 से हम इसको भाग कर देंगे और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। अब इसको अगर निकालेंगे तो लगभग ये आ जाएगा आपका 57% के बराबर। ठीक है, 57% के बराबर आ जाएगा लगभग, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये निकालना होता है। ठीक है,
चलिए चौथा 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि किस शहर में फिल्मों पर किया गया व्यय सभी 4 शहरों में फिल्मों पर किए गए औसत व्यय के निकटतम है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो 4 शहरों में फिल्मों के औसत व्यय अगर निकालते हैं तो चारों शहरों में पहले पर 1520 किया गया फिल्मों पर व्यय, फिर दूसरे में किया गया खर्चा कितना 2550, फिर तीसरे पर 2050, फिर चौथे पर 2000 किया गया खर्चा। बस बार ग्राम में लिखा हुआ है। औसत निकालना तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 है इसमें मान, तो ये आपका आ जाएगा 2030 टोटल। ठीक है, तो अब अगर आप चार्ट उठा के देखें तो चार्ट में क्या है कि चेन्नई शहर में फिल्मों पर किया गया व्यय सभी 4 शहरों के फिल्मों पर किए गए औसत व्यय के निकटतम आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चेन्नई शहर। ठीक है, इसी प्रकार इसमें लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 55 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई और चंडीगढ़ में भोजन पर किया गया कोई व्यय दिल्ली और चेन्नई में कपड़े पर किए गए व्यय से कितने अधिक है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे मुंबई और चंडीगढ़ में भोजन पर कुल व्यय, तो जोड़ लीजिए 5000 प्लस 65 25, इन दोनों को जोड़ के 525 आ जाएगा, ये भोजन पर हो जाएगा। और दिल्ली चेन्नई कपड़े पर किया गया कुल व्यय, तो उनको जोड़ लेते हैं, तो 3520 प्लस 62 21, इनको जोड़िएगा तो 9741 आ जाता है। अब अधिक कितना व्यय हुआ तो घटा दीजिए इनको, 11525 माइनस 9741, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1784, घटाएंगे सॉरी तो 1784 आ जाएगा। यही पूछा गया था, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आपका हिंदी है, अध्यक्ष महानगर पालिका को रखे गए पत्र को किस प्रकार पत्र कहेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो है 56 का डी ऑप्शन, इसको औपचारिक पत्र कहेंगे। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किसके प्रकार हैं सभी, तो ये सभी स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, तो स्वर हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त किया गया है। सूर्योदय शब्द की बात करेंगे तो ये इसमें जो है कौन सी संधि है, गुण संधि। कैसे, तो गुण संधि की बात करें जब छोटा बड़ा के पश्चात लघु या दीर्घ छोटी बड़ी छोटी छोटाओ री आए तो क्रमशः ए ओ आर हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य प्लस उदय, यहाँ पे क्या बनेगा इसका, सूर्य प्लस उदय, यहाँ पे छोटा यहाँ पे छोटा ऊ, ये दोनों मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, सूर्योदय हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाता है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ ही शब्द का तद्भव रूप क्या है, कुछ शब्द का तद्भव रूप होता है कोख, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें से शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अधिकार गलत लिखा हो, यहाँ पे सी ऑप्शन सही, अध्ययन जो है सही लिखा है, बाकी सारे गलत है। आगामी ना होकर ये आगामी होता है, आगामी होता है। अनुसरण की बात करेंगे तो अनुसरण की बात करते हैं तो अनुसरण होता है, ये दंत वाला सा होता है। ठीक है, चलिए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण जो है 2 आधारों पर किया गया है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 आधार पर किया गया है। शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, सार्थक समूह अगर हो तो उसको वाक्य कहा जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण जो है रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर किया गया है, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। इस समय विराम चिन्ह की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रामू यहाँ पर भी लगेगा, जो बड़ा खिलाड़ी है यहाँ पर भी लगेगा, उसकी टांग टूट गई तो सही होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस से क्या तात्पर्य है, 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, 9 दिन चले 2.5 कोस यानी कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 9 दिन चले शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो 9 दिन चलते हैं, और कितना चलते हैं 9 दिन में, सिर्फ 2.5 कोस मतलब 2.5 कोस, यानी कि 1 कोस में कहा जाता है 3 किलोमीटर लगभग होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेसिकली समझ लीजिएगा अधिक परिश्रम करते रहे लेकिन फल थोड़ा बहुत मिल रहा है। करण कारक का किस वाक्य में है, करण कारक किस वाक्य में ये बताना है। करण कारक की बात करेंगे तो इस किस वाक्य में है। ठीक है, तो राम को फल दो, कर्ता ने कर्म को करण से वो कलम से लिखता, जहाँ पे करण कारक आ जाए क्या कारण आ जाए, वाक्य में करण कारक विभक्ति से का प्रयोग किया गया है। लिखने की बात कर रहा है, किससे लिख रहा है, लिखने का कार्य कलम से हो रहा है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तिमिर का विलोम शब्द, तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? तिमिर का विलोम होता है आलोक। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कंप्यूटर के। 15 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश 20 पर बंद करते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD कैड के एप्लीकेशनों जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो कौन सा इसमें से डिवाइस है जिसका उपयोग करते हैं कैड के लिए? तो इसमें हम करते हैं प्लॉटर का इस्तेमाल। आंसर डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन, जहाँ पे डिजिटल और एनालॉग दोनों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमान एजेंट किसके माध्यम से महसूस करते हैं और किसके माध्यम से कार्रवाई करते हैं? बुद्धिमान एजेंट, तो ये अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या है? तो बुद्धिमान एजेंट जो होते हैं सेंसर के माध्यम से महसूस करते हैं और एक्चुएटर्स के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो ये किसके बारे में बात करें? बेसिकली AI प्रणाली को तर्कसंगत एजेंट और उसके पर्यावरण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, लिस्प का सही फुल फॉर्म बताना। लिस्प का सही फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग, जो कि दिया गया है बी ऑप्शन में, लिस्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा। इसका विकास 1959 में डेवलपमेंट किया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा। किसने डेवलप किया था? जॉन मैकार्थी, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के प्रयोग के लिए किया गया था। चलिए, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। इनमें से कौन सी मोबाइल डिवाइस? यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लाउड बेस्ड मोबाइल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा सम्मिलित नहीं करती, क्या नहीं सम्मिलित करती इनमें से? तो देखिए, सॉफ्टवेयर सेवा बिल्कुल इसमें होता है, ठीक है। मुख्यतः अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में देखें 3 प्रकार की सेवाएं सम्मिलित करते हैं: सॉफ्टवेयर सेवा, आधिकारिक संरचना सेवा और मंच सेवा, जिसको कहा जाता है पास। सॉफ्टवेयर सेवा यानी कि सास कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे देगा वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, तो ये सेवा इसमें सम्मिलित नहीं करती, तो बी ऑप्शन गलत रहेगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यानी कि सास, इसका भी इसी में इस्तेमाल होता है, ठीक है, सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा एक इसमें और दिया गया है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसका भी इस्तेमाल किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग शब्दावली में पिन यानी PIN का संक्षिप्त रूप, इसका फुल फॉर्म बताना है। बैंकिंग शब्दावली में पिन का अगर देखा जाए तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका होता है फुल फॉर्म। आंसर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का फुल फॉर्म क्या होगा? IECT का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म बनता है। आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। आंसर सी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे ये हेडर या फूटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राफ्ट व्यू हेडर और फूटर के बिना जो है टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट दिखाई देता है, तो ड्राफ्ट व्यू यहाँ पे हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर अगर बात करेंगे तो सामान्यतः वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करता, बाकी उसमें साउंड, इमेज, वीडियो सीक्वेंस ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी फीचर्स जो है का उपयोग करके परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है ऑटोफिल, ठीक है। ऑटोफिल के बारे में बात कर रहा है, आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्राफिक्स फाइल के लिए जो है एक्सटेंशन की पहचान करें। ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन होता है .jpg या JPEG यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स प्रारूप में सहेजी गई एक रेखापुंज छवि होती है, फोटो होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर फोटो संपादन सॉफ्टवेयर द्वारा बनाए गए डिजिटल फोटोग्राफ और ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? लाइनक्स, विंडोज 8, C++ और विंडोज 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C++ अलग है, क्योंकि और सभी जो है सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है। विंडोज लाइनक्स है और विंडोज 98 विंडोज 7 जो है कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन C++ जो है एक लैंग्वेज है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रोसेस डेटा जो होता है उसको हम इंफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है।
अब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में पड़ता है? तो यह है मेरठ में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरठ जो है सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। तो आंसर यहाँ पे इसका क्या है? ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है इसका मुख्य आधार कृषि है, एग्रीकल्चर है। 1960 के दशक से गेहूं और धान के उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? तो मानसून के आगमन से पहले या मानसून के समय वो नृत्य कौन सा है? तो वो है कजरी। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। ठीक है, कजरी। कजरी जो है मिर्जापुर और वाराणसी के साथ साथ समस्त पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। अगर इनमें गायिकाओं की बात करेंगे तो मालिनी अवस्थी आ जाती है, विमला श्रीवास्तव नाम याद रखिएगा, उषा गुप्ता कजरी की प्रमुख गायिकाएं हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टोटल 31 है। और लोकसभा सीटों की बात करेगा तो 80 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबद्ध नहीं था? इनमें से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो ये संबद्ध था, शिवाजी समिति दिया गया है, ये भी संबद्ध था, अनुशीलन समिति जो है ये इनसे संबद्ध नहीं था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अनुशीलन समिति जो था मुख्यतः बंगाल आधारित क्रांतिकारी संगठन था, जिसका राम प्रसाद बिस्मिल से कोई लेना देना नहीं था। बाकी और सभी जो मातृ देवी भी इन्हीं से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पात्रता मानदंड संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अगर हम बात करेंगे तो इसके तहत जो है पात्रता के संबंध में पहला दिया गया है कि कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है अगर हम बात करेंगे ये सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि कर्मचारी को 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी इसके बारे में रिलेटेड सही है। और तीसरा कथन है कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही इसके बारे में। ठीक है, बाकी चौथा जो दिया गया है कि कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफ योजना में योगदान देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 सही इसके बारे में, यानी कि 1, 2, 3 यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिला बनने से पहले शामली जो है किस जिले की तहसील थी और जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो जिला बनने से पहले शामली जो थी मुजफ्फर जिले की तहसील थी, मुजफ्फरनगर जिले की तहसील थी। तो मुजफ्फरनगर जिले की तहसील था, प्रबुद्ध नगर इसका नाम था। ठीक है, प्रबुद्ध नगर, प्रारंभिक नाम क्या था? प्रबुद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की महिलाओं के द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया जाता है? तो वो हो जाता है सोहर। यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से अगर हम देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम क्या जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। दादा भाई नौरोजी बिल्कुल नहीं जुड़ा है। हकीम अजमल खान इनका भी नहीं जुड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल का भी नहीं जुड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। 1875 का अलीगढ़ आंदोलन जो था वो सर सैयद अहमद खान से नाम जुड़ा था। सर सैयद अहमद खान जो थे मुसलमान के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे, तो इन्होंने ही अलीगढ़ आंदोलन को किया। तो इसमें जो है इनका नाम नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न, आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस जिसको कहते हैं, ठीक है, यूपी एटीएस के बारे में कौन सा कथन सही है? आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में किया क्या? तो और इसका जो है आतंकवादी घटनाओं से निपटता है, यह है, इसका मुख्यालय वाराणसी में स्थित है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या सही इसके बारे में? 90 का ए सही है, ए और बी दोनों कथन सही है, लेकिन सी गलत है। इसका मुख्यालय जो दिया गया है वाराणसी में, जो कि गलत है। इसका मुख्यालय है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो सी इसीलिए गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र जो है कहाँ पर अवस्थित है? परमाणु शक्ति संयंत्र की अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो नरौरा में पड़ता है। नरौरा कहाँ पड़ता है? नरौरा जो है बुलंदशहर में पड़ता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा एक असंगत है, इसमें से बताना है। पहला दिया गया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आगरा में, बिल्कुल गलत है, ये कानपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? कानपुर में, तो यही गलत हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? आपका दिल्ली, सॉरी कानपुर में। सॉरी, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो दिया गया है ये कहाँ पर है? तो ये आपको इसकी स्थापना करा गया था चेन्नई में, चेन्नई में किया गया था इसकी स्थापना। और इसके तहत एक प्रयोगशाला के रूप में अगर हम देखेंगे तो स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके अलावा संस्थान अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर और कोलकाता में क्षेत्रीय विस्तार, यानी कि अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रीय विस्तार कानपुर में स्थित है। ऐसे देखा जाए तो मूल इसका चेन्नई में स्थापना किया गया था। चलिए, अज्ञेय किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे? अज्ञेय की बात करेंगे, हीरानंद सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, अज्ञेय इनका पूरा नाम। तो हिंदी साहित्य में नई कविता और प्रयोगवाद आंदोलन का प्रतिपादक माना जाता है। प्रयोगवाद, नई कविता और प्रयोगवाद, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को अगर हम देखें तो इसको इलाहाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ ले जाया गया। तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ? 1921 में हुआ। 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ ले जाया गया। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना और उनकी संगत संख्या से मिलान करें। यहाँ पे संरचना दिया गया और नंबर दिया गया है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पे इसका क्या सही हो जाएगा? राज्यपाल द्वारा 10 सदस्य हो सकते हैं। स्थानीय निकायों से संबंधित अगर बात करेंगे तो 36 सदस्य होते हैं। विधानसभा द्वारा निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं? तो विधानसभा द्वारा निर्वाचित 38 सदस्य हो जाएंगे। शिक्षकों द्वारा निर्वाचित जो होते हैं वो 8 सदस्य होते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2008 में उत्तर प्रदेश किस जिले का नाम बदलकर कांसीराम नगर कर दिया गया? 2008 में उत्तर प्रदेश में कांसगंज जिला जो था, कासगंज जिला का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कांसीराम नगर कर दिया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बुंदेलखंड किस मिट्टी में पाई जाती है? बुंदेलखंड मिट्टी जो है कहाँ पर पाई जाती है? बुंदेलखंड की मिट्टी दक्षिण पठार में होगी। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंडी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे जिले की तो ललितपुर है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और दक्षिणी प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्र से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल्स, मानी वस्त्र और हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने एसईजेड यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया टोटल 21। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माफ करिएगा, 21 नहीं, यहाँ पे 31 है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी प्रदान किया गया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से, उच्च श्रेणी के, ठीक है, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों में किन क्षेत्रों में पाया जाता है जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहा? अब इलाहाबाद और चित्रकूट जिले में तो पाया जाता है, लेकिन इस इलाहाबाद और चित्रकूट के किन क्षेत्रों में पाया जाता है बेसिकली ये बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इलाहाबाद का एक शंकरगढ़ क्षेत्र है और चित्रकूट में एक है बरगढ़ क्षेत्र। तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये बेसिकली सिलिका पत्थरों के लिए बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आंसर यहाँ पे शंकरगढ़ और बरगढ़ हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित जनपदों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। यहाँ पे पश्चिम से सबसे पहले पश्चिम में इसमें कौन पड़ता है? तो औरैया पड़ेगा, इसके बाद हमीरपुर पड़ेगा, फिर इसके बाद फतेहपुर, फिर जौनपुर पड़ेगा। तो ये आप पश्चिम से पूर्व इसका मिलान करेंगे तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो फिर एंड करते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।